हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पी पादपों लैंगिक ज्ञान का थर्ड लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पुष्पी पादपों का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि परागकोश का स्फुटन होता कैसे है। तो परागकोश का स्फुटन होने से पहले यदि आप हमारे क्या है वीडियो पर नए हैं तब हमारा क्या लेक्चर फर्स्ट और सेकंड उसको देखिए। उसमें हमने बताया है कि आखिर परागकोश का विकास कैसे होता है और साथ साथ परागकोश में परागकणों का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या परागकोश का स्फुटन पढ़ेंगे। तो स्फुटन का मतलब क्या होता है? जैसे परागकोश था तो परागकोश के अंदर जो परागकण थे, जब परागकण क्या होंगे जब परिपक्व होते हैं तो परागकोश टूटते हैं और इसके बाद जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, वो निकल आते हैं। कहाँ निकल आते हैं? वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। जैसे हम इस चित्र की बात करें। ठीक है, तो इस चित्र में क्या होता है, जैसे परागकोश था तो परागकोश का स्फुटन का मतलब क्या होता है? जैसे परागकोश था तो परागकोश में कितने पाली पाई जाती? 2 पाली पाई गई थी और एक एक पाली में कितना था? 2 लघु बीजाणुधनी थे। कितने थे? 2 लघु बीजाणुधनी था। तो मतलब कि एक परागकोश में कितना लघु बीजाणुधनी? तो 4 होते हैं। और एक परागकोश में कितनी पाली? तो 2 पाली होती है और 4 लघु बीजाणुधनियां होती है। और इनमें क्या होता है? इनमें परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनमें परागकण पाए जाते हैं। और ये जो परागकण जब इनका क्या है लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब जो हमारे पास जो भाग होता है यही स्फुटन की लाइन होती है। क्या होती है? यही स्फुटन की लाइन होती है। जब यहाँ पे जब परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो टूटने के बाद यहाँ से परागकण क्या होते हैं वो बाहर स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या रहते हैं? बाहर की तरफ वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र ही घूमने लगते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे परागकण का स्फुटन के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ जब परागकण बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद तो किसी भी माध्यम की सहायता से या एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। क्या होंगे? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? परागण कहा जाता है। परागण के दौरान क्या होगा? परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंचता है? वर्तिकाग्र पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पहुंचता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे परागण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है कि जब परागकण परागकोश से परिपक्व हो जाता है तो उसके मध्य पाई जाने वाली मध्य स्तरीय स्तर एवं टेप्टम स्तर समाप्त हो जाता है। इस कारण क्या है? इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा रह जाती है। तो मतलब क्या होगा? जो परागकोश का स्फुटन होगा जब परागकोश क्या हो जाएगी जैसे मानना है कि हमारे पास ये परागकोश है, तो जो परागकोश था हमारे पास तो जो ऊपरी भाग था ये इसको ऊपरी भाग का नाम क्या है? इसका नाम है, इसका नाम रंध्रक होता है। क्या है इसका नाम? इसका नाम रंध्रक होता है। तो रंध्रक जब क्या है जब टूटता है तो टूटेगी तो ये क्या जो यहाँ का जो बीच का जो दीवार है ये क्या था? ये संयोजी उत्तक था। क्या था ये संयोजी उत्तक थी। जब संयोजी उत्तक जो था यहाँ पे जैसे जल की कमी हो सकता है या कुछ भी, ठीक है, मतलब जल सूखने से हो सकता है या कोई भी दरार बना, ठीक है, तो जब टूटता है तो क्या होता है यहाँ से जो परागकण होंगे वो बाहर निकलेंगे। यहाँ से क्या होगा? परागकण बाहर निकलेंगे। और जो परागकण यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसकी आयु कितना होगा? इसकी आयु होता है 30 मिनट। कितना होगा? 30 मिनट 30 मिनट इसकी क्या होती है? आयु होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसमें स्फुटन परागकोश की अग्रदरार से भी क्या होने लगता है। मतलब कि अग्रदरार जब बनेगा तो क्या होगा? यहाँ से परागकण बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो परागकोश की स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व परागकोश के अंदर अंतः स्तर से जल सूखने लगता है, जिसके कारण यह सिकुड़ने लगता है। और जब सिकुड़ेगा तो शोर से बात क्या हो जाएगा? ये फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये फट जाते हैं। ठीक है, ये फट जाते हैं। फिर इस प्रकार, ठीक है, इस कारण रंध्रक की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, तत्पश्चात यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एवं परागकण स्वतंत्र हो जाता है।
ठीक है, क्या हो जाएंगे पराकण, पराकण स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से टूटेगा और पराकण क्या होंगे, वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद परागकण युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, किसकी होगी, ये प्रथम कोशिका होती है जो सामान्यतः एक कोशिकी अगुणित गोलाकार एवं अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्तियों से बनी होती है। मतलब कि जो परागकण होगा क्या होगा, हमेशा हमेशा द्विस्तरीय कोशिका से बनी होती है, मतलब कि दो परतों से पाई जाती है। एक होता है बाह्य चोल, दूसरा क्या होता है, अंतःचोल होती है। ठीक है, यह धूल के समान कणों के रूप में परागकोश के अंदर पाया जाता है। मतलब ये धूल के समान ये छोटे छोटे कण होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। यह परागण एवं निषेचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किस में सहायक होंगे, परागण एवं निषेचन में सहायक होते हैं। और सबसे छोटे आकार का परागकण, मतलब कि जब सबसे छोटे जो आकार का जो परागकण वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे छोटी परागकण का नाम क्या है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस है। क्या है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस है। ठीक है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस है, जिसका लेंथ कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, और सबसे बड़े आकार का जो परागकण है, क्या है, परागकण है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मिरेबिलिस जलापा है। ठीक है, मिरेबिलिस जलापा। ठीक है, मिरेबिलिस जलापा है, जिसकी लेंथ कितना है, 200 माइक्रोमीटर है। कितना इसकी लंबाई, 200 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे छोटी परागकण का नाम क्या है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस है। और सेकेंड विश्व की सबसे बड़ी परागकण का नाम मिरेबिलिस जलापा है। क्या नाम है, मिरेबिलिस जलापा है। अब आते हैं, परागकण को दो आवरणों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है इसके परागकण के, इसके दो आवरण होते हैं। जैसे हम बताएं, ये परागकण है, तो परागकण में सबसे बाहरी भाग क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य चोल होता है। क्या होता है, बाह्य चोल। और अंतर भाग क्या हो जाएगा, अंतःचोल होती है। अंतःचोल और बाह्य चोल। जो बाह्य चोल होती है यह किसका बना होता है, यह स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। क्या बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। यह मोटा एवं खुरदुरा होता है। क्या होगा, यह मोटा होगी और खुरदुरा होगी। यह कैसी होगी, यह मोटी एवं खुरदुरी होती है। कौन, बाह्यचोल। और यह कैरोटीनॉइड्स का आक्सीकारी बहुलक होता है। क्या होगा, यह कैरोटीनॉइड्स का आक्सीकारक बहुलक होता है। फिर सेकेंड, इसी पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। क्या होंगे, ये जो परागकण होंगे ना, किस रंग के होंगे, ये गहरे रंग के होते हैं। मतलब इनका जो भी रंग होगा, जैसे काला, भूरा, नीला, आसमानी, गुलाबी, जो भी रंग होगा काफी गाढ़ा रंग होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी के कारण परागकणों का जैव एवं रासायनिक अपघटन नहीं हो पाता या नहीं होता है। मतलब कि स्पोरोपोलिन के पाए जाने के कारण जो ये परागकण होते हैं, ये कभी भी क्या होते हैं, ये इनका जैव रासायनिक अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, और सबसे खास बात है कि जो ये अंतःचोल होती है, तो अंतःचोल किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होंगे, ये पेक्टोसेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, अंतःचोल किसका बना, अंतःचोल का निर्माण क्या, पेक्टोसेलुलोज के द्वारा बना होता है। यह पतला एवं कोमल होता है। क्या होगा, ये पतला एवं कोमल होते हैं। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रखते हैं। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो था, ये परागकण के जीव द्रव्य को क्या करेंगे, ढके रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जनन छिद्र आते हैं। क्या आएंगे, जनन छिद्र। ये हो गया हमारे पास इस सपोज बना कि मेरे पास परागकण है, तो परागकण क्या होता है, तो बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाया जाता है जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या भाग है, ये हमारे पास जनन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, ये जनन छिद्र होते हैं। और इसी जनन छिद्र की सहायता से इनमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी होता है, इनका विकास होता है। मतलब पोषक तत्व पहुंचेगा तभी इनका विकास होगा। और साथ साथ
जो द्विबीजपत्री पौधा होगा, द्विबीजपत्री पौधा होगा तो इनमें जनन छिद्र कितने पाए जाएंगे? 3 पाए जाएंगे। यदि द्विबीजपत्री पौधा है तो इनमें कितने पाए जाएंगे? इनमें 3 छिद्र होगा। यदि एक बीजपत्री पौधा है तो इनमें 1 की संख्या में पाए जाएंगे। यहाँ पे लिखा था ना, वो मिस्टेक हो गया, ये हो गया यहाँ पे। एक द्विबीजपत्री यदि पौधा होगा तो उसमें क्या होगा? इनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, और इसके बाद एक द्विबीजपत्री पौधा की 3 की संख्या होगी, यदि एक बीजपत्री पौधा तो इनकी संख्या कितनी होगी? 1 की संख्या में पाए जाएंगे। किस में संख्या पाए जाएंगे? 1 की संख्या में देखने को मिलेगा। अब हम इसके बाद आते हैं लघु युग्मक जनन आते हैं। तो लघु युग्मक क्या है? पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित पराग कणों को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है? जो नर युग्मक होते हैं, ठीक है, जो संयुक्त रूप से उनका अंकुरण होता है। जब नर युग्मक का संयुक्त रूप से उसका क्या हो? अंकुरण हो। जब नर युग्मक का संयुक्त रूप से अंकुरण होता हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे लघु युग्मक जनन कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? लघु युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? इनकी 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था होता है। पहले हम जानेंगे प्रथम अवस्था क्या होती है। तो प्रथम अवस्था में हमेशा क्या होगा? पराग नलिका का विकास होगा। ठीक है, और इसके बाद इनमें युग्मक का विकास होता है। लेकिन जो द्वितीय अवस्था होती है तो द्वितीय अवस्था में हमेशा क्या होगा? इसमें पराग कणों का विकास होता है। ठीक है, आते हैं प्रथम अवस्था आते हैं। तो यह चरण परागण के पहले ही संपन्न हो जाती है। मतलब परागण के पहले, मतलब कि जैसे हमारे पास ये पुष्प है, ठीक है, हमारे पास ये पुष्प है। जब पुष्प होता है तो यहाँ पे क्या है? पराग कोष होंगे। ठीक है, ये पराग कोष है। जब यहां से इसके पास पहुंचेगा, जब इसके पास पहुंचेगा तब जाके क्या होगा? परागण प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे पहुंचने से पहले क्रिया क्या हो गई है? संपन्न हो गई। जो प्रथम अवस्था होती है यहाँ पे पहुंचने से पहले क्या किया है? ये संपन्न हो गया। तो यहाँ बताया गया है इस चरण परागण के पहले ही संपन्न होता है। यह चरण क्या होगा? परागण के पहले संपन्न हो जाएगी। इस चरण के अंतर्गत परागकोश में परागकण शीघ्रता से आकर एवं क्या आयतन में वृद्धि करता है। आकार मिस्टर आकार एवं आयतन में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होती है? इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितने कोशिका निर्माण होगा? 2 कोशिका निर्माण होगा। कायी कोशिका और जनन कोशिका। कायी कोशिका और जनन कोशिकाएं बढ़ती हैं। फिर आते क्या है? हम आते हैं कायी कोशिकाएं आते हैं। तो जो कायी कोशिकाएं होती है ना, यह बड़ी कोशिकाएं होती है। इसका केंद्र गोलाकार होता है जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। यह आगे चलकर पराग नलिका में निर्माण या बदल जाता है। जैसे ये क्या हो गया? इस तरीके से संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया परागकोश हो गया। तो हमारे पास मिस्टेक है परागकण हो गया। तो परागकण क्या होंगे? ये जो इसकी कायी कोशिका होती है, तो कायी कोशिका किसका निर्माण कर देगी? पराग नली का निर्माण करेगी। किसकी निर्माण करेगी? पराग नली का निर्माण करेगी। और जो इसमें जो भाग हो गया ये क्या होगा? ये जनन कोशिका निर्माण करेगी। किसका? ये जनन कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है, तो जो केंद्र बनाया है, जो केंद्रक बना है, तो किसका बना है? वो जनन कोशिकाओं का बना है। और जो पराग नली बना है वो कायी कोशिकाओं का बना है। तो जो पराग नली बनेगी वो किसकी बनी होगी? कायी कोशिकाओं की बनी होगी। और जो जनन कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगी? वो आगे चल के पराग नलियों का निर्माण कर देती। अब मिस्टेक, जो जनन कोशिकाएं होती हैं ये आगे चल के केंद्रक निर्माण करेंगी, और जो कायी कोशिकाएं होती है क्या करेंगी? पराग नलिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, यह आकार में छोटी होती है जो आगे चल के क्या पराग कणों का निर्माण करते हैं या युग्मक का भी निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय चरण आते हैं। द्वितीय चरण कहा गया यह अवस्था परागण के बाद संपन्न होता है। मतलब परागण के बाद ये संपन्न हो जाते हैं। इस चरण के अंतर्गत कायी कोशिका की भित्ति जनन कोशिका से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है जिसे पराग नलिका कहा जाता है। ठीक है, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ क्या करती है? ये गमन करेगी। किसकी तरफ गमन करेगी? बीजांड की तरफ गमन करने लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या? जयान पुष्प का
मादा जननांग। बोले कि हमें पढ़ना क्या है, हमें मादा जननांग पढ़ना। क्या पढ़ना है हमें, मादा जननांग पढ़ना है। मादा जननांग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम जयांग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। यहाँ पर पुष्प के सभी मादा भागों की उत्पत्ति एवं विकास होता है। क्या होगा, उनकी उत्पत्ति एवं विकास होता है। जैसे किसकी बात हो रही है, जैसे वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अपरा, अंडाशय, बीजांड और इत्यादि की बात है। ठीक है, अब आते हैं बीजांड की संरचना आते हैं। ठीक है, तो बीजांड की संरचना हमें देखने से पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो भाग है इसका नाम क्या है, ये वर्तिकाग्र होता है। क्या होगा, ये वर्तिकाग्र भाग होता है। वर्तिकाग्र वही भाग होता है जहां पे क्या होता है, जब परागकण जब निकल के आता है तो इसी के पास पहुंचते हैं। यहीं पे पहुंचाने के बाद इनको क्या कहता है, अंदर की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है। कहाँ पे, अंडाशय के भाग में, जहां पे क्या होता है, परागण नामक प्रक्रिया संपन्न होगा और उसके बाद क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया क्या जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और जो इसका जो बीच का जो कनेक्शन भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्तिका बोलते हैं। और जिसमें सभी पुष्प, जहां पे पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं, स्थित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं। और ये जो अंडाशय भाग है, यही अंडाशय भाग आगे चल के परिपक्व होकर के फल का निर्माण कर देती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो संरचना बना, किसका बना है संरचना, ये बीजांड की संरचना। क्या है, ये बीजांड की संरचना है। ठीक है, अब आते हैं बीजांड की संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब बीजांड की संरचना हम लोग बना के देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये किसकी संरचना है, हमारे पास ये बीजांड की संरचना है। सबसे खास बात है जो बीजांड के जो बाहर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये बीजांड द्वार है। ठीक है, और यहाँ सामने भाग का नाम क्या है, इसका नाम है निभाग होता है। ठीक है, और इस वाले भाग का नाम क्या है, बीजांड काय है। क्या है, बीजांड काय है। और इस वाले केंद्र को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रतिमुखी। इसे क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी कोशिका बोलेंगे। और इसे ध्रुवी केंद्र कहा जाता है। और इसे क्या बोलेंगे, इसे अंडक बोलेंगे। और निचले भाग को सहायक कोशिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सहायक कोशिका। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, नाभि कहा जाता है। इस वाले भाग को बीजांड वृंत कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड वृंत कहा जाता है। ठीक है, तो में पढ़ना है बीजांड की संरचना। तो बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से क्या होती है, जुड़ा होता है। क्या से जुड़ा होता है, बीजांडासन से जुड़ी होती है। ठीक है, बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिका कहलाता है। तो नाभिका क्या है, तो जहां से क्या होता है, बीजांड का क्या भाग जो होते हैं, जो कौन सा बीजांड वृंत जहां जुड़ा होगा, ये वाला भाग बीजांड वृंत जिस भाग से जुड़ा हुआ है, तो बीजांड वृंत जिस भाग से जुड़ा हुआ उसे क्या बोलेंगे, नाभि बोलेंगे। तो नाभि से क्या जुड़ा होता है, ये बीजांड वृंत जुड़े होते हैं। तो बीजांड वृंत जहां से जुड़ा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे नाभि कहा जाता है। अब बीजांड क्या है, बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है
उसे बीजांड का मतलब जो बीच में जो ये पूरा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बीजांड काय कहा जाता है। काय मतलब शरीर। और उसे कारण भाषा क्या होते हैं, उसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं अध्यावरण। तो हमारे पास जो भाग बना है, ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, इसे अध्यावरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अध्यावरण बोलते हैं। तो अध्यावरण क्या है, इसकी बाहरी संरचना होती है। क्या होगी, ये बाहरी संरचना होती है जो इसको क्या करती है, ढकने का कार्य करेगी। क्या करेगी, इसको ढकने का कार्य करती है। अब आते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार क्या है, अध्यावरण बीजांड को एक छोटी सी रंध्र को छोड़कर चारों ओर इसे क्या करती है, घेर लेती है। मतलब कि इस तरीके से की हम बात कर रहे हैं। तीनों जो भाग था, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी को बीजांड द्वार। मतलब जो किसके भाग, जो किसके सामने है, निभाग के सामने है। मतलब निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे क्या पाया जाता है, विपरीत दिशा में पाया जाता है। क्या होगा, निभाग और बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। ठीक है। और निभाग क्या है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत स्थित क्या है, स्थित भाग को क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। अब बीजांड वृत्त क्या है, तो ये जो भाग है, जो से ये जो वाला भाग नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, बीजांड वृत्त बोलते हैं। मतलब क्या है, बीजांड की आधार संरचना होती है जो बीजांड को नाभि से जोड़ देती है। किससे जोड़ेगी, नाभि से जोड़ देती है। ठीक है। अब हम आते क्या है, बीजांड से संबंधित कुछ अन्य संरचनाएं। बीजांड से संबंधित क्या है, कुछ अन्य संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अध्यावरण की कोशिकाएं, मतलब अंतःकला क्या होती है, अध्यावरण की कोशिकाएं मंड और वसा युक्त हो जाती है। क्या होगा, जो अध्यावरण जो कोशिकाएं होती है क्या करती है, जैसे तेल हो गया या क्या हो गया, जैसे मंड या स्टार्च हो गया, उनका संचय करने लगती है। तो ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को क्या करता है, इसको अंतःकला कहा जाता है। ठीक है। अब बीज चोला क्या होते हैं, तो इसका निर्माण बीजांड द्वार की तरफ स्थित बाह्य अध्यावरण की कोशिकाओं के प्रसार से होता है। प्रसार मतलब फैलना। जब इनकी कोशिकाएं जब फैलने लगती हैं तो किसका निर्माण होता है, बीज चोलक का निर्माण हो जाता है। यह बीज अंकुरण के समय क्या करते हैं, जल का अवशोषण करने लगते हैं। जब बीज क्या होता है, जब अंकुरित होकर आगे बढ़ने लगता है, क्या होगा, जब बीज अंकुरित होकर आगे बढ़ने लगता है तो उसको क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, उसको जल का अवशोषण करने लगते हैं। ठीक है। कहते हैं हाइपोस्टेस। हाइपोस्टेस होता क्या है, भ्रूण के नीचे बीजांडकाय में लिग्निन युक्त कोशिकाओं का समूह हाइपोस्टेस कहलाता है। मतलब जो भ्रूण कोश होगा, तो भ्रूण कोश का मतलब क्या था, जो इस तरीके से हम संरचना बना रहे थे, तो इसके अंदर ये जो भाग था, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भ्रूण कोश कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, भ्रूण कोश बोलते हैं। अब भ्रूण कोश में क्या क्या पाया जाता है, तो भ्रूण कोश में जैसे ध्रुवी केंद्रक हो गया, अंडक कोशिका हो गया, प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई और सहायक कोशिकाएं हो गई, वो पाई जाती हैं। भ्रूण कोश के अंदर कौन कौन से पाए जाएंगे, तो भ्रूण कोश के अंदर अंडक कोशिका, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और ध्रुवी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये भ्रूण कोश के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है। और यह क्या करता है, जो हाइपोस्टेस होता है, यह जल का संतुलन बनाए रखता है, जिससे क्या हो जाए, भ्रूण कोश सिकुड़ने से बच जाता है। मतलब कि जो भ्रूण कोश है ना, इसको सिकुड़ने से कौन बचाता है, इसको हाइपोस्टेस बचाता है। फिर आते हैं एरील, आते हैं क्या आते हैं, एरील। एरील उसका क्या है, यह बीजांड के आधार से उत्पन्न होता है। मतलब कि जो बीजांड होगा ना, उसी के मतलब यहाँ से 13 जो भाग है, तो बीजांड का आधार है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, विधिकाल भाषा में इसे बोल सकते हैं बीजांड वृंत कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बीजांड वृंत कहा जाता है। तो बीजांड वृंत के आधार भाग से, मतलब बीजांड वृंत से ही क्या होते हैं, एरील भाग उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, एरील भाग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और यही यदि वृद्धि कर गया, ज्यादा वृद्धि कर गया, तो तीसरी आवरण का निर्माण, मतलब कि तीसरी आवरण क्या करेंगे, ये निर्माण कर देते हैं।
और यही एरी कहीं कहीं क्या करते हैं, फलों का भी निर्माण कर देते हैं। क्या करेंगे, फलों का भी निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, भ्रूणकोश आते हैं। ठीक है, तो भ्रूणकोश में विभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्र में 2 स्वतः ध्रुवीय केंद्र तथा बीजांड द्वार की ओर 3 क्या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, और सम्मिलित रूप से यह तीनों बीजांडधारी कोशिकाएं अंड समुच्चय कहलाती हैं। ठीक है, और यही जो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी वृद्धि और विकास के लिए क्या होती हैं, भोज पदार्थों का स्रावण करने लगती हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, भ्रूण कोश का विकास आते हैं। किसका आते हैं, भ्रूण कोश का विकास। जो भारतीय एक वैज्ञानिक थे जिन्हें भ्रूण विज्ञान का क्या बोलते हैं, पिता कहते हैं, कौन थे, पीवी महेश्वरी थे। कौन था, पीवी महेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का क्या कहा था, उन्हें पिता कहा गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बीजांडकार परिवर्तनशील भ्रूण कोश को भोजन प्रदान करने लगते हैं। क्या करेंगे, भोजन प्रदान करने लगते हैं। और साथ साथ जो अंड उपकरण कोशिकाएं होती हैं, बीजांड द्वार के केंद्रकों के मध्य भित्ति निर्माण हो जाता है, जिसे अंडे उपकरण कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, जिसे अंड उपकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनमें क्या होती है, 2 सहायक कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परागण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परागण। हम पढ़ेंगे अब परागण पढ़ेंगे। परागण, परागण का मतलब क्या होता है, परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जब परागकण यह एक परागण क्या है, जब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे हमारे पास क्या है, पराग कोश है। क्या है, ये पराग कोश है और इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र है। जब परागकण पराग कोश से निकलकर कहां पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। कहां पहुंचेगी, वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे परागण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे परागण के नाम से जाना जाएगा। तो परागण क्या है, जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे परागण बोलते हैं। तो परागण क्या है, परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे परागण बोलते हैं। परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे परागण कहा जाता है। ठीक है, अब परागण के प्रकार, परागण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, परपरागण। ठीक है, पहला पढ़ेंगे स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है। क्या पहुंचेगा, समान पुष्प पर पहुंचेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे। स्वपरागण क्या होता है, जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है, तब उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे स्वपरागण बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमने लिया लाल गुड़हल। लाल गुड़हल में किसके साथ हुआ, लाल गुड़हल के साथ ही हुआ है। लाल गुड़हल का दिल लाल गुड़हल के साथ ही उसका निषेचन हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्वपरागण। स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचती है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्वपरागण। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लाल गुड़हल का लाल गुड़हल के साथ ही निषेचन होना, तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण बोलेंगे। और इसके लाभ होते हैं और एक हानि होती है। लाभ यह है कि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए इसको,
इससे माध्यम का सकता नहीं होता है। अब पौधा क्या होगा, द्विलिंगी होगा या क्या होगा, उभयलिंगी होगा। पौधा क्या होगा, उभयलिंगी होगा। अब परागण के लिए क्या क्या लगता है, परागण के लिए कम समय लगता है। क्या होगा, परागण के लिए कम समय लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हमेशा शुद्ध जाति प्राप्त होगी। क्या होगी, यहाँ पे शुद्ध जातियां प्राप्त होती है। इससे लाभ यह है, लाभ यह कि इसमें माध्यम का आवश्यकता नहीं, जैसे कीड़े मकोड़े, इनमें बहुत ज्यादा विशेषता है। इनमें परागण में क्या होगा, माध्यम का आवश्यकता नहीं होगी। और ये पौधे क्या होते हैं, ये पौधे द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। और यहाँ परागण के लिए क्या होता है, कम समय लगता है। और इनसे हमेशा क्या प्राप्त होती है, शुद्ध जातियां प्राप्त होती हैं। अब श्योर सी बात है, जिसमें शुद्ध जातियां प्राप्त होंगी वो जातियां क्या होने लगेंगी, विलुप्त होने लगेंगी। श्योर सी बात है, ये जातियां क्या होंगी, विलुप्त होने लगेंगी। क्यों, क्योंकि जब हमेशा शुद्ध जाति प्राप्त होगा तो उसमें अंतर उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो जाति धीरे धीरे क्या रहती है, विलुप्ति के कगार पे पहुंचने लगती है। और ये क्या करते हैं, इससे पैदावारी क्या होती है, कम होती। क्या होगी, इनमें पैदावार घटती, मतलब इनमें क्या होंगे, इनकी पैदावारी क्या होती है, घटने लगती है। और ये पौधा धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ने लगता है, विलुप्ति की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। जो श्योर सी बात है, जो पौधा में सब शुद्ध जाति प्राप्त होगा, पैदावारी नहीं होगा, अनाज ही कम होने लगेंगे, और साथ साथ ये विलुप्ति के कगार पर पहुंचने लगते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं पर परागण आते हैं। पर परागण का मतलब क्या होता है कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पर परागण बोलेंगे। तो पर परागण क्या है, तो पर परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पर परागण बोलेंगे। जैसे लाल गुड़हल का किसके साथ हो गया, सफेद गुड़हल के साथ। किसके साथ हो गया, सफेद गुड़हल के साथ हो गया, तब उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पर परागण। तो पर परागण क्या है, तो पर परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर भिन्न पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पर परागण बोलेंगे। और इसमें भी लाभ हानि होता है, क्या हो जाएगा, लाभ और हानि। तो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ यह होता है कि हमेशा इनमें क्या होंगे, इसमें हमेशा संकर जातियां प्राप्त होंगी। क्या होंगी, इसमें हमेशा संकर जाति प्राप्त होगी और ये जाति हमेशा क्या होगी, प्रभावी होगी। क्या होगी, ये जाति हमेशा प्रभावी होता है। इसकी पैदावारी क्या होगी, इनमें अधिक पैदावारी होता है, मतलब इसमें क्या होंगे, अधिक अनाज पैदा होते हैं। क्या होंगे, अधिक अनाज पैदा होते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, इनका लाभ क्या है, ये संकर जाति होंगे, ये प्रभावशाली होते हैं, इनमें अधिक पैदावारी होगा, इनमें अनाज की संख्या अधिक होगी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन इसका हानि ये है कि इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होगी, इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। सपोज मानिए यदि माध्यम नहीं मिला तो पौधा क्या हो जाएगा, इसमें परागण नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे। यदि इसमें माध्यम नहीं मिला तो ये पुष्प में परागण होगा नहीं तो पौधे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और इसके बाद माध्यम नहीं मिला तो परागण में क्या लगता है, परागण में लंबा समय लगता है। क्या लगता है, परागण में लंबा समय लगता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी। तो स्वपरागण क्या था? स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर, स्वपरागण क्या था? तो जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण बोलते हैं। और परपरागण मतलब जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है, अपने जाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे परपरागण। क्या बोलेंगे? उसे परपरागण कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कि माध्यम क्या होता है। माध्यम का मतलब क्या होता है? तो माध्यम का मतलब होता क्या है? एक ऐसे कारक, एक वातावरणीय कारक जो परागण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो परागण में क्या होंगे? सहायक होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें माध्यम कहा जाता है। जैसे परागण वायु के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद कीड़े मकोड़ों के साथ हो सकता है, जल के साथ हो सकता है, पक्षियों के साथ हो सकता है, चमगादड़ के साथ हो सकता है, फिर इसके बाद उसको मानव भी करा सकता है, इत्यादि क्या होते हैं? इसमें माध्यम होते हैं। क्या होंगे? माध्यम होते हैं। तो माध्यम की सतह क्या है? जहां पे वातावरणीय कारकों के द्वारा, जहां पर वातावरणीय कारकों के द्वारा क्या हो? परागण नामक प्रक्रिया संपन्न होता हो। जो वातावरणीय कारकों के द्वारा क्या हो? परागण नामक प्रक्रिया संपन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे माध्यम कहा जाता है। तो परागण के लिए क्या होगा? जैसे वायु माध्यम हो सकता है, वायु के माध्यम से, कीड़े मकोड़ों के माध्यम से, जल के माध्यम से, फिर इसका पक्षी के माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से और मानव के माध्यम से हो सकता है। फिर इसमें खास तरह पढ़ना है विपुंसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है विपुंसन। तो विपुंसन क्या होता है? तो विपुंसन का मतलब क्या होता है? जब किसी पुष्प से नर भाग को काट के हटा लिया जाए, ठीक है। जब एक द्विलिंगी पुष्प से नर भाग को काट के हटा दिया जाए और वहां पे मानवकृत परागण कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे विपुंसन कहा जाता है। तो विपुंसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्विलिंगी पुष्प से नर भाग को काट के हटा लेना एवं मानवकृत परागण कराना तो उसे क्या कहता है? उसे विपुंसन कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे? विपुंसन कहा जाता है। ठीक है, यदि आपको क्या वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इसको एक दूसरे के साथ क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए।